स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल पर। आज हम लोग जो अपना जीएस सुधा बुक का हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हम फर्स्ट वीडियो में आपका प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक आपका रहने वाला है आज सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसको मैं यहाँ पे अभी ओपन कर रहा हूँ। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हम नामकरण से ही चर्चा करेंगे, निर्धारण, भौगोलिक विस्तार एवं निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की ओर वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीलों का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, 1850 जो दशक था उसके दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका सर्वे किया गया था, जो हड़प्पा के टीले थे। इस सभ्यता हेतु सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम प्रयोग होता है, लेकिन इस सभ्यता के अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस सभ्यता हेतु उपयुक्त नाम नहीं रहा है। इसमें इस लाइन का अर्थ यह है कि सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसमें दूसरी लाइन का ये, लेकिन इस सभ्यता के अधिकांश केंद्र, मतलब जो केंद्र हैं वो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उससे बाहर भी मिले हैं, यानी कि सिंधु नदी के आसपास ही सारे जो उत्खनन क्षेत्र थे वो नहीं मिले हैं, मतलब बाहर भी क्षेत्र मिले हैं। तो इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता ये उपयुक्त नाम नहीं रहा है। तो इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी ने कब ये खोजा है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में पाकिस्तान के प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा का अन्वेषण किया था। तो जो पहला स्थल मिला था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो जॉन मार्शल जिसके निर्देशक थे उसके निर्देशन में प्रथम स्थल जो हड़प्पा था उसका अन्वेषण किया था। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। पुरातत्व की एक परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थान के नाम पर ही होता है। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। मतलब पुरातात्विक जो उत्खनन होते हैं उसका एक नियम बनाया गया है कि हमें जहाँ पहला स्थल मिलेगा उसी नामकरण से हम पूरी सभ्यता को जानेंगे। तो हड़प्पा पहला मिला हमें यहाँ पे, तो हम हड़प्पा सभ्यता ही अब उस सभ्यता को नामकरण कर दिया गया। आगे इसमें देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी घाट में घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए कुछ विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नोट यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छा नोट इम्पोर्टेंट होता है। दो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हैं। तो जो कांस्य युगीन जो अन्य सभ्यताएं हैं हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर, वो एक मिस्र की सभ्यता है और एक वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसमें हम हड़प्पा वासियों की बात करें तो हड़प्पा वासी तांबे तथा टिन को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों तक ही था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों तक ही ये आपका सीमित था। अगला पॉइंट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश खोजे गए स्थल भारत में स्थित हैं, यानी कि जो अधिकांश हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो भारत में देखने को मिलते हैं।
आगे आता है आपका, आगे पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया। भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सर्वाधिक स्थल हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा गुजरात। वर्ष 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशक में ही पाकिस्तान कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो कि राखिल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम सायनी 1921 और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। अगला आता है सर्वप्रथम वर्ष 1931 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। तो 1931 में इसकी तिथि निर्धारित की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। अच्छा, इसमें आगे हम बात करें तो रेडियो कार्बन 14 यानी कि जिसको हम C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति, इसमें जो कार्बन C14 का प्रयोग किया गया था। तो जो जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इम्पोर्टेंट है। तो C14 का इसमें प्रयोग किया गया है। ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि किस पद्धति के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया था। तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया था। और इसका काल निर्धारण कब से कब तक? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं इसमें हम अगर आगे बात करें, माना जाता है कि यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही है और यह सभ्यता लगभग 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक अपनी परिपक्व व्यवस्था में भी थी। एक नवीन शोध में यह भी पाया गया है कि यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र के अत्यंत व्यापक था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत ही एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र था इसका। तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड भी किया है, वो हम मैप देखेंगे अभी कैसे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इसको हमने डिवाइड किया था। तो यह सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। तो जो त्रिभुजाकार शेप होता है उसमें ये सभ्यता देखने को मिली थी और इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग हमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो कि स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आप जब क्विक रिवीजन और करेंगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो वहाँ पे बहुत आसानी होगी। और बुक आपको पता ही है, नवीन सर के द्वारा स्पेशलाइज्ड जीके जीएस की थ्योरी बुक को लिखा गया है। तो सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें भी जीएस आता है आप इस सीरीज को फॉलो करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ में जो आपको हम टेलीग्राम पे PYQs दे रहे हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़रूर। जब भी आपको टाइम मिले 15-20 मिनट निकाल के वो MCQ आप लोग ज़रूर दें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा चैनल नया है, 2 वीडियो हैं, तो वेरीफाई होने के लिए लिंक को 24 घंटे लगेंगे। एटलीस्ट कल दोपहर तक यानी कि सोमवार को ये वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, तो मंगलवार तक मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम का लिंक एक्टिव वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो क्विज आप लोग ज़रूर लगाएं वीडियो के बाद। और पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल भी बता देता हूँ। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पढ़ के आना है। आई होप आप पढ़ के आए होंगे, तो उसको फॉलो जिसने किया होगा तो उसे और भी मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। जो लोग नहीं आए हैं तो वो कल मैं आज जो टॉपिक बताऊँगा वो उसको ज़रूर फॉलो करके आएँ। वहीं टॉपिक पर लौटते हैं। लेकिन पश्चिम में ये सुतकांगडोर था जो कि बलूचिस्तान में स्थित था, तथा उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो एक ये चार्ट फ्लो के माध्यम से हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका उत्तर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मांडा नॉर्थ में था आपका उत्तरी सीमा पे, जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित था। ईस्ट में यानी कि पूर्वी सीमा में अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। पश्चिमी सीमा में बात करें तो सुतकांगडोर था जो कि बलूचिस्तान में था। और दैमाबाद जो कि दक्षिणी सीमा में था, दैमाबाद दक्षिणी सीमा का महाराष्ट्र में स्थित था। तो इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, अक्सर ये पूछे जाते हैं शहर। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक विस्तृत थी।
सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल है। सर्वाधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इन मानव कंकाल के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि इस सभ्यता के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थीं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो 4 प्रजातियां जो थीं वो कौन कौन सी थीं, तो इसमें हम देखते हैं एक भूमध्य सागरीय प्रजाति थी जो कि सर्वाधिक थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थी, अल्पाइन थी और मंगोलाइड थी। तो ये आपकी 4 प्रजातियां जो है हमें देखने को मिली थी उत्खनन से। और अगला पॉइंट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागर के थे। इसमें प्रमुख विद्वान और विद्वानों के द्वारा सभ्यता के निर्माता ये दिए गए हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा था कि आर्य थे। विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो लक्ष्मण प्रसाद स्वरूप के अनुसार जो निर्माता थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो आर्य थे। और गार्डन चाइल्ड के द्वारा सुमेरियन थे। मार्टिमन व्हीलर के द्वारा दास एवं दास्यु थे। और राखल दास बनर्जी के द्वारा जो द्रविड़ थे, इन लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। आगे हम बात करें, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार द्रविड़ों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, जो नगर नियोजन प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, उसको हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता के साथ ही एक नागरीय सभ्यता थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता पर्यावरण के अनुसार इसका अद्भुत नगर नियोजन एवं जल निकासी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसकी जो जल निकासी और नगरीय जो विशेषताएं थीं वो बहुत ही, नगर नियोजन और जल निकासी उच्च कोटि की थी, यानी कि बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से बनाई गई थी जो व्यवस्थाएं थीं। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है अक्सर। इस अद्भुत नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली थी और मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था और नगर में प्रवेश की पूर्व सड़क से होता था। इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग सभी नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में जिसमें ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इन दुर्गों में शासक वर्ग निवास करता था। और जो द्वितीय भाग था जिसमें नगर अथवा आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वहीं आगे अगर हम बात करें, और यह अपेक्षाकृत आकार से बड़े थे। यह आमतौर पर एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक वर्ग रहता था। जो प्रथम वर्ग था उसमें शासक लोग रहा करते थे और जो निम्न मतलब जो दूसरा वर्ग, जो दूसरा टीला था यानी कि जो नीचे का स्तर था, उसमें ज़्यादातर नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक वर्ग ही रहा करता था। अगला पॉइंट आता है, यहाँ सड़क के किनारों की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थीं। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों के माध्यम से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए, ये प्राचीन इतिहास की बात है। वहाँ पर भी नगर नियोजन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था जब इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन आज की सरकारें देख ही रहे होंगे आप, बाढ़ आ जाती है तो 2 घंटे के पानी को नहीं सही से डिस्पैच कर पाती हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार किस तरीके का हो रहा है आजकल। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा, उनकी नगर योजना लगभग एक जैसी थी। अधिकांश स्थलों पर भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। मतलब जो भवन निर्माण होते थे वहाँ पे अधिकांश जो उपयोग हुआ है पक्की ईंटों का ही उपयोग किया गया था। रंगपुर गुजरात एवं कालीबंगन राजस्थान के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। यहाँ आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नान गृह होता था, स्नानागार होता था। यहाँ अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण था। तो विशाल स्नानागार ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से ये हमें प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। मतलब जो सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की जिसमें अनाज रखा जाता था, तो उसको हम अन्नागार कहते थे, वो सबसे बड़ी इमारत थी। विशाल भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के चारों ओर एक रक्षा प्राचीर निर्मित करके किलेबंदी की गई थी।
इसको निर्मित करने का मुख्य उद्देश्य नगर में चोर लुटेरे तथा पशु दास्यों के यानी कि जो पशु चोरों से सुरक्षित करना होता था। केवल लोथल गुजरात तथा सुतकांगडोर गुजरात के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश स्थलों के घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गलियों में खुलती थी, परंतु लोथल गुजरात इसका अपवाद है। लोथल गुजरात में घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थीं। मकान के निर्माण अनेक प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसमें ईंटों का आकार का अनुपात जो होता था ये होता था CPO, CHSL और CGL तीनों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। ईंटों का आकार 4, 2, 1 और मेंस में भी CGL मेंस में भी पूछा गया था ये आपका प्रश्न, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट जो थी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं अब हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात मतलब हड़प्पा जो शहर था उसकी बात करें तो 1920 के दशक में माधव स्वरूप वत्स और 1940 के दशक में मॉन्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का एक व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया था। जो SR राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी थी। ये SR राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी गई थी। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अद्भुत औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी और जो स्टुअर्ट पिगट थे इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानियों की संज्ञा दी थी। हड़प्पा के निवासियों का अधिकांश भाग व्यापार एवं धर्म संबंधित कार्यों में संलग्न रहता था। मतलब जो इसके निवासी थे वो अधिकांश जो कार्य था उनका धर्म से संबंधित था और यह जो व्यापार संबंधित कार्य थे इन्हीं में ये लोग व्यस्त रहते थे। हड़प्पा के 2 टीलों में पूर्व टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। मतलब जो 2 टीले बांटे गए थे तो पश्चिमी टीला और दुर्ग टीला इनको कहा गया था। वहीं इसमें अगर हम आगे बात करें तो आगे देखते हैं हड़प्पा नगर की सुरक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की लगभग 415 मीटर लंबा था और पूर्व से पश्चिम लगभग 195 मीटर चौड़ा था। यह दुर्ग जिस टीले पर निर्मित है उसे मॉर्टम व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। हड़प्पा के अधिकांश घरों से शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए थे। प्रसाधन मंजूषा के अवशेष भी हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। लकड़ी के ताबूत में सावधान विदेशी की कब्र के साक्ष्य भी हमें यहीं से हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। तो ये जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति नरबंधक प्रस्तर हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। पीतल की एका गाड़ी भी हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से 16 ताम्र भट्टियाँ भी प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्ति काले पत्थर की और नर्तकी की मूर्ति लाल पत्थर की और मानव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे एवं अन्य कूटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से मजदूरों हेतु बैरक यानी कि श्रमिक आवास तथा कर्मचारियों हेतु आवास भी थे। हड़प्पा में जो मजदूर वर्ग था और जो कर्मचारी वर्ग था इनके भी आवास के हमें साक्ष्य जो थे वो देखने को मिले हैं। आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं। हड़प्पा जो था, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे वाली मृण मूर्ति प्राप्त हुई जिसे सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता की संज्ञा दी थी। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित था जिसका नामकरण कब्रिस्तान R37 किया गया था। अगला जो शहर आता है मतलब हड़प्पा का वो है मोहनजोदड़ो। 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैको और 1940 के दशक में मार्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो का एक व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया था। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब सिंधी भाषा में अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसका जो नाम होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम सिंध का
नखलिस्तान, सिंध का बाग और रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न रेगिस्तान का बगीचा और सिंध का बाग, ये दोनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनसंतात्मक थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी, मतलब जनता के द्वारा ही चुने जाते थे लोग। मोहनजोदड़ो में जाल पद्धति यानी कि ग्रिड पैटर्न पर समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। यह सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार लगभग 45.71 मीटर लंबा तथा लगभग 15.23 मीटर चौड़ी थी। वहीं आगे इसमें हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार किले के अंदर स्थित था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार। इस विशाल स्नानागार के केंद्रीय खुले प्रांगण के मध्य एक जलाशय तालाब बना था। इस विशाल स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण में पार्श्व जलाशय तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां निर्मित थीं। इस विशाल स्नानागार का निर्माण धार्मिक उद्देश्य हेतु हुआ था। माना जाता है कि इस विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का उपयोग किया गया था। सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। इस विशाल स्नानागार को लगभग 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं लगभग 2.44 मीटर गहरा, इस विशाल स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे सुंदर कृति कहा गया था। वहीं आगे इसमें हम देखते हैं तो ये आपके सारे शहर हैं। अभी आगे जो शहर आता है वो है आपका मोहनजोदड़ो ही अभी आपका चल रहा है। तो मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नित्यरत आकृति को नटराज शिप कहा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में भवनों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य की मूर्ति पाई गई। इस मूर्ति को द्रवी मम्मी विधि के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो में जो मुद्रा पर मूर्तियां प्राप्त हुई थी वो पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी की मूर्तियां देखने को मिली थी। अगला शहर आता है चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित नदी के तट पर स्थित है। इस खोज के एन.जी. मजूमदार ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैके ने कराया था। चुनहुदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। चुनहुदड़ो से वक्राकार ईंटों के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए थे और चुनहुदड़ो से गुड़िया निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ था। चुनहुदड़ो से मनका बनाने वाला एक प्रमुख केंद्र भी मिला था और जो चुनहुदड़ो से था और किसी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चुनहुदड़ो जगह थी यहाँ से हमें किसी दुर्ग का जो है वो अस्तित्व यहाँ से देखने को नहीं मिला था। चुनहुदड़ो से जूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है लोथल। लोथल तो आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से सुगमतम पूर्वक पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल के पूर्व भाग से जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जाता है बंदरगाह में कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो शहर का नाम जो होगा वो लोथल होगा और अक्सर ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। यहाँ पक्की ईंटों से निर्मित है। इसका आकार लगभग 214 मीटर लंबा और लगभग 36 मीटर चौड़ा एवं लगभग 3.3 मीटर गहरा है। लोथल का गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता नदी की सबसे बड़ी संरचना है। तो गोदीवाड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक संरचना इसको माना जाता है। लोथल से भी नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए थे और लोथल में नगर को दो भागों में विभाजित नहीं करके एक ही रक्षा प्राचीर से संपूर्ण नगर को दुर्गीकृत किया गया था। मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता था, जैसे एक भाग है पूरे टीले को एक ही प्राचीर से बंद किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऊपर हमें हड़प्पा में 2 प्राचीर देखने को मिले थे।
तो उनको अलग अलग प्राचीरों में से घेरा जाता था, लेकिन इसको लोथल में जो है वो एक ही प्राचीर से घेरा जाता था। लोथल से चावल यानी कि धान के प्रथम साक्ष्य जो थे ये प्राप्त हुए थे। लोथल से फारस की मोहर तथा पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ। लोथल से 3 युगल समाधियां भी प्राप्त हुई थी। आगे हम देखते हैं कालीबंग। कालीबंग भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज जो अमलानंद घोष ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य भी बीबी लाल एवं बी के थापर ने कराया था। कालीबंगन के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 स्तर कौन कौन से ये प्राप्त हुए थे। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप आंसर लगाएंगे कालीबंग। कालीबंगन में एक फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। कालीबंगन से 7 आयताकार अग्निकुंड और अग्नि वेदियाँ भी प्राप्त हुई थी। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। कालीबंगन में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगन में दुर्ग क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र 2 अलग अलग क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन लोथल में क्या था, वो एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगन में स्पष्ट रूप से जल प्रणाली का अभाव था। कालीबंगन में शवों के अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियों के प्रमाण मिलते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं: पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। कालीबंगन से जो प्रतीकात्मक समाधियां भी हमें प्राप्त हुई थी। कालीबंगन से बेलनकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अगला आता है आपका बनावली। बनावली की अगर हम बात करें, बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। माना जाता है कि बनावली समृद्ध लोगों का एक नगर था। बनावली से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 3 स्तर पाक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। बनावली में भी स्पष्ट रूप से जल निकासी प्रणाली का अभाव था। बनावली में जौ यानी कि यव के अवशेष प्राप्त हुए थे। बनावली से खिलौने के रूप में हल की आकृति, मिट्टी के हल और टेराकोटा मॉडल भी प्राप्त हुए था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट आपका बनेगा, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिखते चलिएगा जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, धौलावीरा खोज जेपी जोशी कहाँ पे है, बस। और जो एक आध पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिख लीजिएगा। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं तथा आयताकार नगर भी कहा जाता था। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा से सिंधु घाटी की सभ्यता एकमात्र खेल मैदान यानी कि स्टेडियम प्राप्त हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। स्टेडियम हमें किस शहर से प्राप्त हुआ था, तो वो एकमात्र शहर था धौलावीरा। धौलावीरा से एक सूचना पट यानी कि जो साइन बोर्ड था वो भी हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें 10 अक्षर हैं। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जो कि निम्नलिखित है: दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। धौलावीरा के मध्यम में नगर शासक एवं अधिकारी वर्ग निवास करते थे। धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पा कालीन नगर में केवल 2 ही भाग थे। मतलब धौलावीरा में 3 भाग हैं और बाकी जितने भी हड़प्पा कालीन नगर हैं उनमें 2 भाग हुआ करते थे। और लोथल में तो आपको एक ही प्राचीर से घिरे हुए देखने को मिले थे। धौलावीरा अतिरिक्त अन्य हड़प्पा कालीन नगरों के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग में प्रशासनिक अथवा धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये पाक हड़प्पा स्थल माना जाता है। भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है तथा सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक है। राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। राखीगढ़ी से अन्नागार के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगला आता है आपका रोपड़। रोपड़ की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर तथा 1950 के दशक में इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया उत्खनन स्थल है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। स्वतंत्रता के पश्चात ये एक ही शहर खोजा गया है, जो कि आपका रोपड़। शहर तो और ही खोजे गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया 1950 के दशक में वो रोपड़ था। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ साथ कुत्ते के शवदान के भी अवशेष के हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें हम देखेंगे प्रमुख स्थल, अब स्थिति क्या है और नदी का नाम क्या था। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी पर है। चुनहदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है। लोथल गुजरात में भोगावा नदी पर। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी पर। हरियाणा नदी इसकी यहाँ पे नहीं दी गई है। बनावली जो है हरियाणा में है, नदी नहीं है। धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी पर। रंगपुर गुजरात में है, भादर नदी पर। सुतकोंगदा गुजरात में है। और सुतकोंगडोर, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, सुतकांगडोर और सुतकांगडा, ये आपका जो सुरकोटड़ा है, सॉरी रियली सॉरी, सुरकोटड़ा है जो गुजरात में है। और सुतकांगडोर जो है वो पाकिस्तान में है, दशक नदी पर। आलमगीरपुर जो आपका है मेरठ में है, हिंडन नदी पर है। कभी कभी बोलते कुछ और है और टिक कहीं और लग रहा है, वह माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए रियली सॉरी जो मैंने आपको गलत बता दिया, मतलब गलत प्रोनाउंस कर दिया। जो ये सुरकोटड़ा था जो कि गुजरात में, और सुतकांगडोर जो कि है आपका पाकिस्तान में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, प्रथम स्थल और उत्खनन प्राप्त वस्तुएं जो थी ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये फ्लो चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हड़प्पा दयाराम साहनी, और जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, और यहाँ पे प्रमुख वस्तुएं एवं अवशेष थे। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष और लिंग योनि के शोषण प्रतीक, लकड़ी और ओखली में गेहूं तथा जौ, पासा, ताम्र, तुला, दर्पण, विशाल चबूतरे, 6-6 के अन्नागार की 2 कतारें, कांस्य से निर्मित हिरण के पीछे करते हुए कुत्ते की मूर्ति, कब्रिस्तान 837 इसका नाम दिया गया था, शंख से निर्मित बैल, स्वास्थ्य तथा चक्र के साक्ष्य, और सीपी का पैमाना, ये हमें देखने को मिलते थे। वहीं इसमें आगे हम बात करें तो मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा, ये आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा तो इसको यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पीडीएफ तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये वही बस एक ब्रीफ में दे दिया गया है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देख लीजिए लोकथल और कालीबंगन। अब आते हैं हड़प्पा लिपि पे। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना था वो वर्ष 1853 में मिला था। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1920 के दशक में एल ए वेडेन ने किया था, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस पद्धति को बूस्टाफेडन कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो जीवन की दशाएं थीं वो कैसी थी, ये हम देखते हैं। इसके बाद हम राजनीतिक दशा, पहले इसमें हम राजनीतिक दशाएं बात करेंगे। अब सारी जो दशाएं थी, एक नॉर्मल जो कल्चर होता है वो कैसा है, यही हम डिस्कस करेंगे इसमें। हड़प्पा कालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस काल में लोग वाणिज्य एवं व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः हड़प्पा की शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग के हाथों में ही थी, मतलब जो व्यापारी वर्ग था वही हड़प्पा की सत्ता को देखता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा की सभ्यता का व्यापक विस्तार तथा इसमें सुनियोजित नगरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। जो A.L. वॉसन ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति को धर्मांतरित किया, इस पर पुरोहित वर्ग का जो प्रभाव था वो माना जाता है। ये किसके द्वारा, तो ये A.L. वॉसन ने बताया था। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है, जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता
जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी में मध्यम वर्गीय जो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा धर्म की महत्वता देखने को मिलती थी। आर्थिक दशाओं की अगर हम बात करें, आर्थिक दशाएं और सामाजिक दशाओं की और इसके बाद धार्मिक दशाएं आती हैं। ठीक है, तो आर्थिक दशाओं में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण उन्नत कृषि व्यापार, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जो सिंचित कृषि, पशुपालन, समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यह व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, लेकिन अर्थव्यवस्था आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र में था। इस सभ्यता की उर्वरकता जो थी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन था, वो प्रमुख कारण से प्रतिवर्ष सिंधु नदी के आने वाली बाढ़ के माना जाता था। मतलब जो सिंधु नदी में हर वर्ष बाढ़ आती थी, तो उससे जो उस भूमि की उर्वरता थी वो बहुत ही अच्छी थी, यानी कि बेस्ट क्वालिटी की उर्वरता मानी जाती है। और आपको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जहाँ से बाढ़ आती है तो वहाँ उस ज़मीन की जो उर्वरता होती है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों से प्राप्त अन्नागार के साक्ष्य भी कृषि की विकसित अवस्था को इंगित करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु व्यापार मध्य एशिया, मिस्र, मेसोपोटामिया तक विस्तृत था। माना जाता है कि व्यापार की स्थिति सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य उन्नत अवस्था में थी। मेसोपोटामिया में जो गेहला और ढिलमुन तथा मग्न के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के नोट। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेहुला था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ यानी कि यव, राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि खेती करते थे। नोट, इस सभ्यता के लोग रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे वो आपके रागी और ईख से परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन और सिडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ एवं जौ माना जाता था कि गेहूं एवं जौ का प्रसार पश्चिमी एशिया से हुआ था। आगे इसमें हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कई हल अथवा फावड़े भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब हल और फावड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। संभवतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, यानी कि इस सभ्यता के लोग जो थे वो कृषि में लकड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधी कार्य हेतु संभवतः पत्थर के हंसियों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार एवं परिवहन में पशुओं की एक मुख्य भूमिका थी। इन पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय, हाथी इत्यादि भी प्रमुख थे। ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब ये कुबड़ वाला बैल किस समय प्रचलित था। तो जो कुबड़ वाला बैल होता है ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। आपने देखा होगा बैल, तो जो उसके जो पीठ होती है उस पर एक अपवार्ड सा निकला होता है, तो उसी को हम कुबड़ कहते हैं। तो वही कुबड़ वाला बैल जो था वो यहाँ पे खेती में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल अपना विशेष महत्व रखता था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया था। आगे इसमें हम देखते हैं, आगे आता है आपकी, इसके बाद हम धार्मिक दशाओं पर बात करेंगे। धार्मिक दशाएं और सामाजिक दशाएं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों के अस्थिर पंजर केवल सुरकोतदा में, गुजरात में जो है वहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में लोहो एवं तलवार से प्रचलित नहीं थे। मतलब जो लोहो और तलवार हुआ करती थी उससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रचलित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में मानकीकृत माप तौल प्रणाली का प्रचलन था। इसकी इकाइयाँ के अनुसार 16 के अनुपात में होती थी तथा इसके बांटने में दशमलव पद्धति आधारित थी। सबसे अधिक प्रचलित बांट जो था वो 16 मान का होता था। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा। इसके बाद सामाजिक दशा के बाद जो है वो हम धार्मिक दशा भी देखेंगे।
यानी कि क्या कौन सा धर्म जो यहाँ पे प्रचलित था। हड़प्पा कालीन समाज की इकाई पारंपरिक रूप से परिवार को माना जाता है। मोहरों पर अंकित चित्र तथा मात्रा देवी की मूर्ति पूजा से यह ज्ञात होता है कि संभवतः हड़प्पा कालीन समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी कि जो मात्रा देवी की मूर्ति मिली तो उससे ये देखने को मिलता है कि इसकी जो सामाजिक दशाएं थीं, संभवतः हड़प्पा कालीन जो समाज था ये आपका मात्र सत्तात्मक था। वहीं इस समाज के अंतर्गत मुख्यतः 4 वर्ग थे। पुरोहित जो कि विद्वान हुआ करते थे, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक की मौजूदगी यहाँ पे देखने को मिलती थी। हड़प्पा कालीन समाज में साज सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। आभूषणों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता था। हड़प्पा कालीन आवासों की संरचना यहाँ के समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा कालीन समाज के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोग युद्ध प्रिय कम व शांति प्रिय अधिक थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोग सूती एवं ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन समाज के लोगों के मनोरंजन के साधन के पांसे का खेल, पशुओं की लड़ाई एवं नृत्य इत्यादि ये मनोरंजन के इनके साधन हुआ करते थे। हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश के सावधान एवं कालीबंगन से जो प्रतीकात्मक समाधान थे, इसके हमें जो प्रमाण थे ये देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा एवं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा जो थी वो विद्यमान थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। अब हम धार्मिक दशा की बात करते हैं। धार्मिक दशा में माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती यानी कि पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगन से प्राप्त अग्निकुंड के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में अग्नि एवं स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। मतलब जो स्वास्तिक चिन्ह आजकल हम देखते हैं यानी कि जो प्रचलित है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन कहा जा सकता है। वहीं आगे आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा से प्राप्त स्वास्तिक एवं चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। यानी कि यहाँ पे सूर्य की पूजा भी देखने को मिलती थी। हड़प्पा कालीन स्थल में मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगन से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के भी प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज पुनर्जन्म में विश्वास करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की 3 विधियां यहाँ पर प्रचलित थीं। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। इसको पशुपतिनाथ का रूप माना जाता था। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान थे, जो कि आपको यहाँ पे ये पशु देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न बनता है और ये पूछा भी गया है कि जो मोहरें हुआ करती थी उस पर कौन से जानवर थे या नहीं थे। तो एक हाथी देखने को मिलता था, गैंडा, बाघ जो कि शेर, भैंसा और 12 सिंगा हिरण, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। वहीं इसमें आगे हम बात करें तो हड़प्पा स्थल चुनहोदड़ो से, जो हड़प्पा स्थल आपका चुनहोदड़ो था, से प्राप्त एक मोहर से इस सभ्यता में बलि प्रथा भी प्रचलित होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो जानवरों की बलि है वो भी इस सभ्यता में अनुमान लगाया गया है कि ये प्रचलित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं भूत प्रीत में भी विश्वास रखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्रा देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। सबसे अधिक पूजा जो होती थी वो मात्रा देवी की होती थी, क्योंकि ये समाज ही जो था वो मात्र सत्तात्मक था, इसलिए यहाँ पे जो पूजा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी वो मात्रा देवी की पूजा देखने को मिलती थी। वहीं इसमें अगर हम आगे बात करें तो मूर्ति की जो पूजा है वो नटराज के रूप में, शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जल की पवित्रता, अग्नि की पूजा, वृषभ तथा अनेक पशुओं देवताओं से संबंधित इत्यादि भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से लिए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कि किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बनावली हरियाणा में
मिले एक भवन से मंदिर होने के केवल अनुमान ही लगाया जाता है। माना जाता है कि इस सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष एवं बदक सबसे पवित्र पक्षी था। मतलब सबसे पवित्र पेड़ माना जाए तो वो पीपल होगा यहाँ पे, और सबसे पवित्र जो पक्षी था वो यहाँ पे बदक था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसमें क्या इसके प्रमुख कारण रहे वो देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन हुआ। यह सभ्यता अपने नागरिकी स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में पहुंच गई थी। इस सभ्यता की उत्पत्ति से समान ही इसके पतन हेतु कई कारण उत्तरदायी नहीं था। मतलब कोई कारण जो था वो उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि अपने अंतिम समय में यह संभवतः पतनामुखी रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख देन थी उसमें एक प्रमुख देन है जो नागरिकीय जीवन और पूर्ण रूप से विकसित नागरिकीय जीवन की सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। मतलब जो आज हम नागरिकीय जीवन देखते हैं वो जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित अनेक वस्तुएं ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं, जो कि निम्नलिखित सुनियोजित नगर नियोजन, दशमलव पद्धति आधारित माप तौल, सड़कें तथा नालियों की उचित व्यवस्था, अतिरिक्त तथा बाह्य व्यापार और बहुफसलीय कृषि व्यवस्था, मात्रा देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, अग्नि की पूजा यानी कि यज्ञ जो है, शिव की पूजा, लिंग योनि की पूजा, जल की पवित्रता, योग अभ्यास, आभूषणों का प्रयोग, मोहरों का प्रयोग, इक्का गाड़ी तथा बैलगाड़ी, ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। वहीं इसमें आगे अब वैदिक सभ्यता आता है। तो जिसको वैदिक सभ्यता है इसको अब हम आपका आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक बड़ा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि मैंने आपको बताया था कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका यहाँ पे आज डिस्कस हो गया है पूरा। और ये जो PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। को जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि नया चैनल है। तो जैसे ही 24 घंटे बाद ये वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक्टिव दिख जाएगी, और वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो PYQs हैं वो भी क्विज़ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यानी कि पार्ट 3 में जो हम देखेंगे आपका उसमें वैदिक सभ्यता कवर करा देंगे, और उसके बाद हम 16 महाजनपद एवं जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है ये हम देखने वाले हैं। यानी कि 3 और 4 टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक वीडियो नंबर 3 रहेगा। और जो पिछला वीडियो था वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। तो इसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज एक जो पहला पार्ट था उस पर एक भाई का कमेंट आया था कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को भी चालू किया जाए, तो हम उसको भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे 2 से 3 वीडियो के बाद। अभी 3 से 4 वीडियो जो हैं वो हिस्ट्री के अपलोड करा दें। इसके बाद आपका साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को भी हम कवर उसी के साथ करते चलेंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।